बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का ऐवान सदर को खत। मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से मुअज़्ज़ज़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी ऐवान सदर को खत। दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख का मामला अदालतों में ज़ेर समात है। मतन में यह कहा गया है जबकि इलेक्शन कमीशन ऐवान सदर को इस मुशावरती अमल में शामिल नहीं कर सकता। खत का ये मतन है तो अहम खबर है, आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन का ऐवान सदर को खत है, मुशावरती अमल का हिस्सा बनाने से मुअज़्ज़ज़ कर ली गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी ऐवान सदर को यह खत लिखा गया है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे वकार सैयद से। वकार, इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि सदर मुशावरती अमल में जो है वो शामिल नहीं हो सकते और कल सदर ने ऐवान सदर में मुशावरत की भी दावत दी थी, तो उसका क्या स्टेटस रह जाएगा? जी बिल्कुल, आज ये दूसरा लेटर जो है वो भेजा गया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। सेक्रेटरी जो ऐवान सदर है उनको मुतला किया गया है और कहा गया कि ये जो मुशावरती अमल है दोनों सूबों में आम इंतखाबात से मुतालिक, इसमें सदर से जो है वो मुशावरत नहीं की जा सकती और सदर से जो मुशावरत है वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। इस जमन में जो लेटर लिखा गया है उसमें ये कहा गया कि एक तो माजरत की गई और दूसरी बात इस बात का भी बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने इस जमन में कल एक इजलास जो है वो तलब किया है और 9:30 बजे के करीब ये इजलास होगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबरान जो है वो शामिल होंगे। और जो जराए हैं वो यही बता रहे हैं कि जो कल 9:30 बजे का इजलास है उसमें ये फैसला किया जाना है कि आया इलेक्शन कमीशन इस तरह किसी जो मुशावरती अमल है उसमें वो शरीक होगा या नहीं होगा। और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ऐवान सदर और इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दरमियान एक तनाव की सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि इससे कबल जब जो सदर मुमलिकत की जानिब से एक डिस्क्लेयर लेटर लिखा गया था तो उसके जवाब पे गुज़श्ता रोज जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक जवाबी खत अरसाल किया गया था, जिसमें जो सदर के अल्फाज है उसको नापसंदीदा जो है वो करार दिया गया था। और जो लेटर है उसमें ये बात वाज़ेह की गई थी कि सदर इसकी जगह जो मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो तवक्को यही की जा रही है कि कल सुबह जब इलेक्शन कमीशन का इजलास होगा उसमें मुतवक्के तौर पर ये फैसला लिया जाएगा कि हम जो है वो इस इजलास में जो है वो शिरकत नहीं करेंगे। और उसके बाद जो सदर मुमलिकत का जो मुशावरती इजलास है वो सुबह 11 बजे होगा। तो उसके बाद जो इलामिया होगा वो इंतहाई अहम होगा, क्योंकि इस वक्त दोनों जो सदर मुमलिकत का जो ऑफिस है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। आइन में सबसे बड़ी और जो सबसे बड़ा हाउस है, जो सबसे बड़ा यानी आईनी होता है। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है वो सदर के अंडर ही जो है वो एक जो है काम करती है। और इसके अलावा जो सदर में जो इलेक्शन एक्ट की 657 जो बताई गई थी उसमें तो ये बात वाज़ेह है कि सदर जो है वो इलेक्शन कमीशन को तलब करके जो आईनी यानी तो कल 9:30 बजे इजलास है। बहुत शुक्रिया वकार सईद, हमें आगाह कर रहे थे। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि सदर मुमलिकत कल इलेक्शन की तारीख दें या इस्तीफा दें। आईनी तौर पर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार रखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क को बहरान में धकेल कर इज्जत नहीं कमाई। सूबा और मरकज में इंतखाबात इकट्ठे होंगे और लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं। सदर अलवी को कहता हूं कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे वरना इस्तीफा दे। इस मुल्क को बुरान में धकेलने में इलेक्शन कमीशन ने इज्जत नहीं कमाई। तीसरी खबर मैं आपको दे रहा हूं, इलेक्शन होंगे, सूबे और मरकज के इकट्ठे होंगे। आज से ही सियासत शुरू है। 60 दिन गिन लें, 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। ये ना एक घटा तोप अंधेरी भी आ सकती है, जक्कड़ भी आ सकता है, एक तूफान भी आ सकता है और बिजली भरा तूफान भी आ सकता है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है और कौन इस हुकूमत को लाया, इतनी जुर्रत भी तो करो ना। कल उन्होंने एतराफ़ किया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है और ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ है, स्टेट एजेंसियों की वजह से हुआ है। आसिफ जरदारी असल बीमारी है और ये सारी ताश जो नवाज शरीफ को और नून लीग को गड़े में फेंकने की बनाई है ये उसी ने बनाई है। मैं अरशद शरीफ नहीं हूँ, शेख रशीद हूँ, याद रखना। मैंने पहले FIR लिखाई हुई है, अगर मैं मारा जाऊँ तो आसिफ जरदारी, बिलावल, राना सनाउल्लाह, शहबाज और नवाज, ये 5 मेरे मुजरम होंगे। अगर इमरान खान कहेगा तो 22 तारीख को सबसे पहली गिरफ्तारी शेख रशीद देगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि मईशत बर्बाद कर दी, अब आइन शिकनी कर रहे हैं। आइन शिकनी बचाने के लिए हुकूमत अदलिया पर हमला आवर है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से शहबाज गिल ने मुलाकात की। इस दौरान इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ हर सूरत अदलिया के तकद्दुस की हिफाजत करेगी।
खुद को जो मईशत के चैंपियन समझते थे आजकल मुंह छुपाते फिर रहे हैं। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ डाली है, उनमें आम आदमी का सामना करने की हिम्मत नहीं। हर पाकिस्तानी जान चुका है कि ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अदलिया की जो तहसीक आप कर रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, गाली, धमकी और धौंस से हर रोज़ आप जमानत लेते हैं। नून लीग आपको और आपके सहूलतकारों को बेनकाब करने की मुहिम चला रही है। मुस्लिम लीग फौरन एजेंट और तोशाखाना चोर के खिलाफ मुहिम चला रही है। मुस्लिम लीग नून मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात के सब जिम्मेदार हैं। हमने शायद मुल्क की मुफाद पर सियासी मुफाद को तरजीह दी। एक दूसरे पर इल्जामात से मसाइल हल नहीं होंगे। माजी में कभी सियासी और मुआशी हालात इतने खराब न थे। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तदरीज एक खराबी का अमल है जिससे हालात यहाँ पर पहुँचते हैं, तो हम सब इसमें शामिल हैं। हमने शायद मुल्क की मुफाद पर सियासी मुफाद को तरजीह दी, जिस वजह से आज हालात इस नहज में पहुंच गए। आज एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से, एक दूसरे को जेलों में डालने से, एक दूसरे की हद तक करने से, ये रोज़मर्रा के आप तमाशे देख रहे हैं जो लगे हुए हैं, इससे मुल्क की मईशत के मामला जो आप सबसे ज़्यादा संगीन हालात हैं वो हल नहीं होंगे। इतनी जो मुल्क की खराबी है वो शायद हमारी तारीख में कभी नहीं आई। सियासी निज़ाम में वो सलाहियत या वो अहलियत नहीं रही कि जिससे मुल्क के मसाइल हल हो सकें। ये पाकिस्तान के मसाइल की एक कोशिश है जिसमें हम एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म से कोशिश कर रहे हैं। नून लीग ने रावलपिंडी में मैदान लगा लिया। तंजीमी कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल, पार्टी परचमों की बहार। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं का खिताब भी शेड्यूल है। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर की ज़ेर-ए-सदारत कल पार्टी का तंजीमी इजलास भी होने जा रहा है। तो नून लीग ने रावलपिंडी में मैदान लगा लिया है। जावेद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस वक्त कारकुन है बंगाल में, और ये बताया जा रहा है कि किसी देर में सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज यहाँ पर पहुंचेगी और कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। और मुख्तलिफ जगहों से रावलपिंडी से इतराब के लिए वो रैलियों की शक्ल में कारकुन यहाँ पहुंच रहे हैं। हम देखते हैं कि कारकुन यहाँ पर मौजूद है और मरियम नवाज है वो आज बात करेंगे और उसके कारकुन यहाँ पर आ रहे हैं, इनके साथ में वो करेगी और किसी देर में। ठीक है जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची हमले की तहकीकात जारी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, जबकि कराची में 10 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ज़ेर हिरासत शख्स से कराची हमले से मुतल्लिक तफ्तीश जारी है। बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, अभी तक क्या पेशरफ हुई? जी बिल्कुल, ये सहूलतकारी के इल्जाम में जिला ईस्ट गुलिस्तान जौहर से सीटीडी हुकाम ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। मुतादिद अफराद भी ज़ेर हिरासत हैं और सीटीडी हुकाम कहते हैं कि इस शख्स पर शोबा है कि ये सहूलतकारी के लिए इन दहशतगर्दों को मुआवनत फराहम करता रहा है और इसको तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसके घर की तलाशी भी ली गई है और कई अहम दस्तावेजात और चीजें जो हैं वो सीटीडी हुकाम ने हसास इदारों के साथ मिलकर तहवील में लिए। हुकाम कहते हैं कि इसकी रोशनी में जो है तफ्तीश की जा रही है और मजीद इसके इंकशाफात पर मजीद छापे जो है सीटीडी और हसास इदारे मारेंगे। जी ठीक है बिलाल, आप साथ ही रहिएगा। इसी हवाले से शहबाज खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, ये बताइएगा कि सीटीडी या आला हुकाम से आपकी कोई बात हुई अभी तक, उनकी जानिब से क्या बताया जा रहा है इस हवाले से? शहबाज, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि आपके पास क्या डिटेल्स हैं। सीटीडी हुकाम या दीगर आला हुकाम से बात हुई आपकी इस मामले पर? शहबाज गालिबन साथ मौजूद नहीं हैं। कराची हमले की तहकीकात इस वक्त जारी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुख्तलिफ इलाकों में छापे जारी हैं। 10 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा इस तरह के वाक़े के बाद जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अभी ये जो छापे मारने का सिलसिला है ये तो जारी है, लेकिन इससे हट कर क्या कुछ खास किस्म के मैयर्स लिए गए हैं?
देखें, जैसे ही ये दहशतगर्द हमला हुआ था उसके फौरी बाद जो है आईजी सिंध ने तमाम अहम दफातर जो हैं सिंध पुलिस के और कराची पुलिस के वहां पर सिक्योरिटी सख्त कर दी है। डीआईजी ऑफिसेज हैं और एसएसपी जिले ऑफिसेज हैं, वहां पर भी तमाम तर इलाकों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको लाहौर लिए चले वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डाउनलोड करके कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। वो फॉन्ट वकील के इस्तेमाल करने पे कि एक वकील ने वो फॉन्ट डाउनलोड करके इस्तेमाल किया और बहन और भाई के दरमियान में एक तहरीर, एक मुआहिदा लिखा कि मेरे बच्चों को अगर किसी ने बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो मेरी वेल्थ तो तुम करोगी। उस मुआहिदे की पादाश में एक तो वो मुल्क है जहां पे फॉन्ट को डाउनलोड करने पे 7 साल मरियम नवाज को सजा दे दी गई और एक अलहदा मुल्क है। और ये वो मुल्क है जहां पे आरिफ नकवी साहब की कंपनी के इलेक्ट्रिक को $1 बिलियन यानी $360 मिलियन का फायदा पहुंचाया। एक कोयले का प्लांट जो लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में कि वो कराची के लोगों के लिए वो कोयले का प्लांट लगाएंगे, उसको पिछली हुकूमत ने, खान साहब की हुकूमत ने, असद उमर साहब जो CCOE के चेयरमैन थे, उन्होंने लिख के कहा कि अब आप ये ना लगाएं क्योंकि आपने एक जमाने में हमें 2 मिलियन पाउंड दिए थे क्रिकेट के बहाने। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ मुल्क हैं। एक वो मुल्क है जहां पे प्राइम मिनिस्टर पुराना इमरान खान लोगों को कहता है कि अपने बच्चे जेलों में झोंक दो, मैं जेल भरो तहरीक चलाने लगा हूं, तुम अपने बच्चे और बच्चियों को कहो कि वो जाके जेलों में अपने आप को डाल दें। और एक वो पाकिस्तान है जिसमें इमरान खान कहता है लोगों बाहर निकलो, मेरे घर के बाहर आ जाओ, कहीं मुझे जेल में ना डाल दें। ये दो मुख्तलिफ पाकिस्तान है। एक में लोगों के बच्चे जेल में जाएंगे जिस पे कहा जा रहा है कि जाओ जेल में, जेल भर दो, और एक वो पाकिस्तान है जिसमें जमान पाक में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि लड़के लड़कियों बाहर निकलो, मुझे बचाओ, कहीं मुझे ना जेल में डाल दें। वो बच्चे किसके हैं जिसको आप कह रहे हो कि जेल में डाल दें? और आप कौन सी दुनिया से आए हो कि आप जो मर्जी कानून की धज्जियां बिखेरते रहो और आपको जेल में ना डाला जाए? एक वो मुल्क है जिसमें रात की तारीकी में बाप के सामने, और जो बेटियों वाले बहनों वाले ये देख रहे हैं उन सबको पता है इसका मतलब क्या है। जब रात की तारीकी में बाप के सामने बेटी को हथकड़ी जान के लगाई जाए कि देख तू किसी जमाने में होगा वजीर आजम, लेकिन तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को हथकड़ी लगा के हम घसीट के लेकर जा रहे हैं जेल में। और एक वो पाकिस्तान है जहां पे कहा जा रहा है कि खान साहब आप आज नहीं आ सके अदालत, कोई बात नहीं कल आ जाइए। चलिए 2 बजे आ जाइए। अरे 2 बजे नहीं पहुंच पाए, कैसी बात है? तो 5 बजे आ जाएं, अदालतें तो खुली हैं। 5 बजे नहीं पहुंच पाए, 7 बजे के मुतल्लिक क्या ख्याल है? और खान साहब जो दूसरी दुनिया के आदमी हैं, उन्होंने कहा मैं 7 बजे भी नहीं आऊंगा, मेरा वकील भी नहीं आएगा, और जो कागज मैं भेजूंगा उस पर दस्तखत भी मेरे नहीं होंगे। तो भाई बात तो सही करते हैं। ये एक पाकिस्तान थोड़ी है। एक तरफ तो वो पाकिस्तान है जिसमें लोग अपनी मां बाप की दवा नहीं ला सकते, और एक वो पाकिस्तान है जिसमें अरबों डॉलर की गाड़ियां, वो गाड़ियां जिनके नाम नहीं आपने सुन सके, पोर्शे और मर्सिडीज और पता नहीं किस किस नाम की गाड़ियां, लोग अपने बच्चे नहीं पाल पाते, और दूसरी तरफ अरबों डॉलर की, रुपयों की नहीं अरबों डॉलर की गाड़ियां आ रही हैं जिनके नाम भी आपको मालूम नहीं है। एहतजाज इस बात पे किया जा रहा है कि हमारी इंपोर्टेड चॉकलेट आप रोक देंगे, उस पर टैक्स लगा देंगे, और हमारे जो घर के जानवर हैं उनका डॉग फूड या कैट फूड के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे, और जो इंपोर्टेड हमारे चूल्हे हैं और जो ओवन रेंजेस हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाएंगे। हाँ भाई लगाएंगे, लगाएंगे, इन तमाम आसाइशों पे टैक्स लगाएंगे, क्योंकि यहां पर 2 मुल्क बनाए जा चुके हैं जिनका खत्म करना जरूरी है। आज हमने इन दोनों मुमालिक
दो मुल्क, एक अमीर का मुल्क, एक गरीब का मुल्क, एक ताकतवर का मुल्क और एक कमजोर का मुल्क, आज हमने वो मुल्क अलहदा कर दिए हैं। और हमने, हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि हुकूमत गरीब आदमी के साथ खड़ी है, अमीर और ताकतवर के साथ नहीं, पहले पाकिस्तान के साथ नहीं, नए पाकिस्तान के साथ नहीं, पुराने पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ताकतवर के साथ नहीं खड़ी। ताकतवर को टैक्स किया जाएगा, अमीर को टैक्स किया जाएगा। यहां पर आज जो मैंने आपको कागज दिया है, ये सब कागज आपको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसके जरिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि हमने आज दो मुख्तलिफ पाकिस्तान को अलहदा कर दिया है। आज के बाद गरीब आदमी का गैस का टैरिफ यानी गैस की कीमत गरीब आदमी की अलहदा होगी और अमीर आदमी की अलहदा होगी। वो मां या बहन जो चूल्हा चलाती है, वो जितना भी चूल्हा चलाए, वो 2 यूनिट गैस इस्तेमाल करे तो उसकी कीमत कम होगी। और ये गुलबर्ग में और F6 में और क्लिफ्टन में और डिफेंस में रहने वाले लोग जब 2 यूनिट वही इस्तेमाल करेंगे तो गैस की कीमत ज्यादा होगी और उन्हें देना पड़ेगी। हम जो नया तरीकाकार आपके सामने लाए हैं, उसमें पाकिस्तान के 60% लोग, 59% लोग प्रिसाइजली, उनका टैरिफ घटा दिया गया है। उनके बिल या वही रहेंगे जो थे या बेशतर चीजों में। आपकी स्लाइड है और मेरी यह दरखास्त होगी कि ये स्लाइडें आप टेलीविजन के ऊपर चला दें। जैसे ये गुफ्तगू हो रही है, मेरी दरखास्त है तमाम सहाफियों से कि वो अपने टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर ये चला दें। जब 10 यूनिट अमीर इस्तेमाल करेगा तो दुगने तिगने पैसे देगा। जब वो 10 यूनिट गरीब आदमी इस्तेमाल करेगा तो आधे से कम पैसे देगा। तो ये जो 2 पाकिस्तान है, उस पाकिस्तान में आज हमने फैसला किया है कि हम गरीब के साथ खड़े हैं। और मैंने बिल भी आपके सामने रख दिए हैं। मुख्तलिफ स्लैब्स, आपको मालूम है कि आप कितनी गैस इस्तेमाल करते हैं, उसके मुताबिक स्लैब बने होते हैं। वही स्लैब अमीर का और है और वही स्लैब गरीब का और है। गरीब का कम है, अमीर का ज्यादा है। गरीब कम पैसे देगा उतनी ही गैस इस्तेमाल करने के, और अमीर आदमी 3 गुना ज्यादा पैसे देगा उतनी ही गैस इस्तेमाल करने के। और बोझ वो लोग जो साहिब सरबत हैं, जो सेठ हैं, वो उठाएंगे। आज हमने टी स्टॉल वाले का पाकिस्तान अलहदा कर दिया है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने वाले का पाकिस्तान अलहदा कर दिया है। वो भी नंबर आपके सामने है। टी स्टॉल वाला जब गैस इस्तेमाल करेगा तो उसको आधे से भी कम पैसे देने होंगे, वो 800 रुपए देगा। जब सेठ बिजली इस्तेमाल करेगा वो 2000 देगा, 2500 देगा, 1200 देगा, 1800 देगा। तो वो तमाम स्लैब्स मैंने आपके हवाले कर दिए आज, ताकि आप देख लें कि ये कोने में जो आपके तंदूर चला रहा है, जो टी स्टॉल चला रहा है इस मुल्क में, उसको कितनी गैस की कीमत देनी होगी। और ये सामने बड़े बड़े जो होटल हैं, उनको गैस की कीमत कितना देनी होगी। आज हमने उनको अलहदा कर दिया है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इस मुल्क का मसला क्या है। इस मुल्क का मसला यह है कि कोई 1000 लोग हैं जो इस मुल्क पे काबिज हैं। ऐसा दिखता है ये तमाम कागज देखने के बाद ये मुल्क सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया है। ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क नहीं है, ये 4 या 6 सरमायादारों का मुल्क है। आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया के अंदर 1 मिलियन यूनिट जो हैं वो $2 के, $2 के बिकते हैं, $2 के। जब वो अपनी फर्टिलाइजर कंपनियों को या पावर कंपनियों को गैस देते हैं तो $2 की देते हैं। जब कतर ये गैस फर्टिलाइजर को और पावर कंपनियों को देती है तो $3 की देती है। जब बहरीन ये गैस
देती है फर्टिलाइजर को या पावर को तो $4 की देती है। आपको मालूम है पाकिस्तान में ये गैस कितने की दी जाती है? 70 सेंट की। आप सऊदी अरेबिया से दुगने अमीर हैं, आप कतर से तिगने अमीर हैं, आप बहरेन से 4 गुना अमीर हैं कि आप सेठों को 70 सेंट और 130 सेंट की गैस दे रहे हैं और गरीब आदमी के माथे के ऊपर आप जाके मारते हैं बिल और उसको कहते हैं कि 35,000 40,000 कमाने वाले आदमी को कि तू 8,000 बिजली का बिल दे और 1,000 गैस का बिल दे। ये ऐसे नहीं चलेगा। ये वजीर आजम का हुक्म है कि जितनी नई गैस मिले वो पावर को दो। जब हम भिक्की, हवेली, बहादुर शाह और ये दूसरे जो पावर प्लांट हैं जिनका आपको मालूम है, जो LNG के प्लांट यहां पर लगे हुए हैं, जब आप उनको LNG देते हैं तो 26 रुपए की बिजली बनती है 1 यूनिट, जो आप कीमत अदा करते हैं। चाय पिलाने वाला, पानी रखने वाला, आप सहाफी, ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं कैमरों के ऊपर, ये अदा करते हैं वो कीमत 25-26 रुपए की। लेकिन अगर इन्हीं फैक्ट्रियों को गैस दी जाए वेलहेड से निकाल के तो यह कीमत 7 रुपए हो जाएगी। तो हमने यह फैसला किया है कि आने वाले वक्त में जितनी नई गैस मिलेगी वो इन बिजली के कारखानों को देंगे और गैस की पैदावारी कीमत जो है वो 25-26 रुपए से घटा के हम इंशाल्लाह 7 रुपए पे लाएंगे ताकि गरीब आदमी पे बोझ खत्म हो। यानी क्या कमाल है कि हम बेहाल हुए जाते हैं IMF से $1 बिलियन लेने के लिए और 1 से 2 बिलियन की गाड़ियां लोग इंपोर्ट करते हैं इस गरीब मुल्क में जिनका नाम आपको नहीं मालूम। आप नाम नहीं ले सकते, उनके नाम इतने मुश्किल हैं। एक एक गाड़ी 5-5, 10-10, 15-15 करोड़ रुपए की है और आ रही हैं, धड़ाधड़ आ रही हैं। हम टैक्स लगाते हैं, आप एतराज करते हैं। वो मां जो चूल्हे के ऊपर बैठ के पीढ़ी पे रोटी बनाती है और वो बेगम जिसके 3 या 4 मुलाजिम कुकिंग रेंज के ऊपर खाना बना रहे होते हैं, आज हमने उनको अलहदा कर दिया है और हुकूमत ने फैसला किया है कि हुकूमत गरीब आदमी के साथ खड़ी है। तो भाइयों, दोस्तों, सही कहता है खान, 2 है पाकिस्तान। एक वो जिसमें उसने सेठ को फायदा दिया हुआ था और एक वो जो पुराना पाकिस्तान है, जो गरीब का पाकिस्तान है। हमने ये फैसला किया है कि हम गरीब के पाकिस्तान के साथ खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा आपसे ये दरखास्त करूंगा कि ये जो टैरिफ मैंने आपके सामने रखे हैं, खुदारा इनको टीवी पे चलाएं, स्क्रीन पे चलाएं और जो गरीब की कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज, उनका बिल अगर वो उस स्लैब की हाईएस्ट लेवल की भी इस्तेमाल करें, यूटिलाइजेशन करें, तो उनका बिल कम हो जाएगा। ये आपके पास पड़ा हुआ है डेटा जो मैंने आपको आज दिया है। तो बस यही मैं आपके सामने दरखास्त लेकर हाजिर हुआ था। ये मैंने नहीं कहा भाई, ये मैंने नहीं कहा। जी देखिए, बात ये है, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में मैं बड़ी मुअद्दबाना ये बात करूंगा। ख्वाजा साहब तो बड़े मेरे तो लीडर हैं और मैं उनको हमेशा लीडर मानता हूं। उनकी बात को मैं मुसद्दिक मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि बेटी से तनख्वाह ना लेने पर नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया।